हेलो फ्रेंड्स, मुनि एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद कुलकर्णी और मैं आपको वर्क एंड एनर्जी यह चैप्टर सिखाने वाला हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक उपक्रम शुरू किया है, हमारे जितने सब्सक्राइबर होंगे हम उतने ही पौधे लगाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब यानी एक पौधा हमारी ओर से लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क एंड एनर्जी। वर्क मतलब कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा। वर्क और एनर्जी ये जो टर्म्स है आप इनसे फैमिलियर होंगे, आपको इनके बारे में पता होगा ही। इस चैप्टर में कौन से टॉपिक हम सीखने वाले चलिए देख लेते हैं। वर्क, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्री फॉल, ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम वर्क के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द पिक्चर अबव हैज वर्क बीन डन। आपको जितने पिक्चर्स दिख रहे हैं इनमें से आपको क्या लगता है किसमें वर्क हो रहा होगा। एक लड़की है पढ़ाई कर रही है, एक लड़का है बॉल के साथ खेल रहा है, एक लड़की टीवी देख रही है और एक आदमी है जो कि अपने कंधे पे बोझ उठा के कहीं तो जा रहा है या फिर चल रहा है। तो आपके हिसाब से किसमें वर्क हो रहा है। अभी आप बोलोगे सभी में वर्क हो रहा है। लड़की पढ़ाई कर रही है, काम कर रही है, लड़का खेल रहा है यानी वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। एक लड़की टीवी देख रही है, उसका काम है टीवी देखना, तो वो हम बोल सकते हैं वो भी काम कर रही है। और एक आदमी तो काम ही कर रहा है, वो तो बोझ उठा के इधर से उधर लेके जा रहा है, तो वो भी काम हो गया। लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं कि वर्क कब हुआ और कब नहीं हुआ। फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन डू वी से दैट वर्क नो वर्क वाज डन। साइंटिफिक व्यू से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कब बोल सकते हैं कि कुछ भी वर्क नहीं हुआ, नो वर्क हैज बीन डन, ऐसा हम कब बोल सकते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो, अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई तो, अगर किसी भी बॉडी का विस्थापन जीरो हुआ तो हम बोल सकते हैं कि वर्क जीरो है। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर वो जीरो हुआ तो हम बोल सकते हैं कि वर्क जीरो है। इफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स आर परपेंडिकुलर, और अब तो जानते ही है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ये दो वेक्टर क्वांटिटीज है, उन्हें डायरेक्शन होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुए, इन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल हुआ तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जीरो है। अब ये लड़की पढ़ाई कर रही है लेकिन हमने बोला था कि ये वर्क कर रही है। अब ये कौन सा वर्क बोल सकते हैं हम इसे मेंटल वर्क बोल सकते हैं। वो मानसिक काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, शायद कुछ मैथमेटिक्स सॉल्व कर रही होंगी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं वो मेंटल वर्क कर रही है। ये लड़का बॉल खेल रहा है, बॉल खेल रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये फिजिकल वर्क कर रहा है, अपना शारीरिक बल लगा रहा है उस बॉल के ऊपर, तो हम बोल सकते हैं कि वो फिजिकल वर्क कर रहा है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क की एक डेफिनेशन है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है वर्क के लिए। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है फिजिक्स के हिसाब से। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, हम कब बोल सकते हैं कि वर्क पूरा हुआ या फिर हम वर्क डन हुआ, ऐसा हम कब बोल सकते हैं, जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। फोर्स की वजह से अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ, हमारा काम हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन ये है, आप नोट डाउन भी करके ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वर्क का फार्मूला तो हम सभी जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको यहाँ पे एक लड़की दिख रही होंगी जो कि गाड़ी को खींच रही है, और एक कार है नीचे, एक बड़ी वाली कार है जो छोटी वाली कार को खींच रही है। ऐसे सिनारियोज आपने बहुत सारे देखे होंगे। अब ये आपको दिखाने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो दोनों अलग अलग है। किस तरीके से, अभी इस लड़की की पिक्चर में देखिए, इस डायरेक्शन में जो कि स्ट्रिंग की डायरेक्शन है फोर्स लग रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है गाड़ी का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है। उसी तरीके से नीचे वाले एग्जांपल में गाड़ी के, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को खींच रही है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो उस स्ट्रिंग के अलोंग होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि दोनों के बीच में कुछ तो एंगल है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो आज हम ऐसा वर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे जिसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से अलग हो।
लेट F बी द अप्लाइड फोर्स एंड F1 बी इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या बोला है, F ए अप्लाइड फोर्स है और F1 इज कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और F1 F का कंपोनेंट है, उसका एक भाग है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। किस तरीके से, देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जो F है वो एक्चुअल फोर्स है और जो F1 है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका कंपोनेंट F1 है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। लेट S बी द डिस्प्लेसमेंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन गिवन बाय W इक्वल टू F1 इंटू S। अभी S डिस्प्लेसमेंट है, हम सपोज करेंगे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ S। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय F1 इंटू S, और हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हमें जो फोर्स लेना होता है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेना होता है, और यहाँ पे जो F1 फोर्स है जो कि F का कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो हम वर्क के फॉर्मूला में F1 का इस्तेमाल करेंगे। W इज इक्वल टू F1 इंटू S। लेट थीटा बी द एंगल दैट द स्ट्रिंग्स मेक विद द हॉरिजॉन्टल। अभी ये जो थीटा एंगल है वो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं जो एक्चुअल वर्क है, एक्चुअल फोर्स है हमारा, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कर रहा है थीटा एंगल। cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ज्योमेट्री से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है किसी भी ट्रायंगल में, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी यहाँ पे बेस क्या है हमारा F1 और हाइपोटेन्यूज है हमारा F यानी कि जो एक्चुअल फोर्स है वो हाइपोटेन्यूज की क्वांटिटी है, और F1 जो कि हमारा F का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो बेस की क्वांटिटी है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, F1 डिवाइडेड बाय F, बेस की जगह F1, हाइपोटेन्यूज की जगह F। तो इसको रीअरेंज करके हम F1 इज इक्वल टू F cos थीटा ऐसा निकाल सकते हैं। Thus the work done by F1 is W is equal to F cos theta dot S। तो इससे हमें क्या मिला, वर्क डन बाय F1 यानी F1 फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, F cos theta इंटू S। वर्क का फॉर्मूला था F1 इंटू S, लेकिन F1 की वैल्यू हमें F cos थीटा मिली, तो हमने F cos थीटा को सब्स्टिट्यूट किया, तो वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S, ये हमें मिल गया। तो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, उसी को रीअरेंज करके हम W इज इक्वल टू Fs cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू Fs cos थीटा होता है। आप ये फॉर्मूला जनरली सभी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो। अभी हमारे पास एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में हमें थीटा, cos थीटा, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा और कंक्लूजन ये पॉइंट्स दिए गए। थीटा यानी एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल दिए गए, उनकी cos थीटा, उनकी cos वैल्यूज दी गई है, cos 0 1, cos 90 0 और cos 180 -1। अभी उससे हम वर्क निकाल सकते हैं, वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा। अगर हम W में Fs cos थीटा रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो W इज इक्वल टू Fs आ जाएगा। अभी 90 डिग्री एंगल के लिए cos थीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी कर दीजिए, 0 ही मिलने वाला है, तो वर्क की वैल्यू 0। और 180 डिग्री के लिए cos की वैल्यू -1 है, तो अगर हम यहाँ पे W इज इक्वल टू Fs इंटू -1 करेंगे तो हमें W इज इक्वल टू -Fs मिल जाएगा, जो कि हमने लिख दिया है। अभी उससे कंक्लूजन क्या मिलता है हमें, फर्स्ट वाले का कंक्लूजन यानी थीटा इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। थीटा मतलब ही क्या होता है हमारा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के बीच का एंगल। अभी यहाँ पे 0 है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। अभी 90 डिग्री एंगल है तो डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। 180 डिग्री एंगल के लिए डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तब उन दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, और तब हमें वर्क क्या मिलेगा, -Fs, यानी कि हमारे साथ एक माइनस साइन एडिशन में लग जाएगा। एडिशन में लग जाएगा मतलब एक्स्ट्रा का लग जाएगा। हमारा फार्मूला W का Fs होता है, लेकिन 180 डिग्री एंगल cos थीटा उसकी वैल्यू -1, तो वर्क इज इक्वल टू -Fs हमें मिल जाएगा। अभी हमारे पास कुछ दिया हुआ है, यूनिट ऑफ वर्क, ये हमारी बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हम सब जानते हैं एसआई सिस्टम में न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, और मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। दस द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, तो वर्क का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर आएगा। अभी यहाँ पे गलती से फोर्स दिया गया है हमारे बुक में, जो कि प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे वर्क होना चाहिए। द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर यानी न्यूटन मीटर हमें वर्क का यूनिट मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड जूल, और उसी को जूल भी कहते हैं। वो न्यूटन मीटर को ही जूल भी बोल सकते हो। तो 1 जूल की डेफिनेशन दी गई है,
If a force of 1 Newton displaces an object through 1 meter in the direction of the force, the amount of work done on the object is 1 joule. 1 जूल की डेफिनेशन हम किस तरीके से बोल सकते हैं? जब 1 न्यूटन फोर्स की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है उसी फोर्स की डायरेक्शन में, तब हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ वो 1 जूल हुआ। तो 1 जूल का फॉर्मूला किस तरीके से बोल सकते हैं हम? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो हमें वर्क का यूनिट जूल मिल जाएगा। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ये बात आपको जानने के लिए जरूरी है। डाइन ये फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है एंड दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, ये बात तो आप जानते हो। दस द यूनिट ऑफ वर्क डन इज डाइन सेंटीमीटर। तो जो वर्क का सीजीएस यूनिट हमें क्या मिलता है? डाइन सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड एन अर्ग। तो हम इसे अर्ग के नाम से भी बुला सकते हैं। डाइन सेंटीमीटर यानी अर्ग। 1 अर्ग की डेफिनेशन दी गई है सेम 1 जूल की तरह, बस यहाँ पे फोर्स 1 डाइन हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 अर्ग। तो हमें 1 अर्ग इतना वर्क डन मिलेगा जब कोई भी 1 डाइन फोर्स 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट लाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हमें 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अभी नीचे रिलेशनशिप दिया गया है जूल और अर्ग के बीच का। यू नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। आप जानते हो 1 न्यूटन की वैल्यू 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होती है एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर यानी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, हम सभी जानते हैं। अभी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस फार्मूला में लिख रखेंगे वर्क का यूनिट जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर मिल जाएगा। अभी 1 न्यूटन को हम 10 टू द पावर 5 डाइन से रिप्लेस करेंगे और 1 मीटर को 10 स्क्वायर सेंटीमीटर से रिप्लेस करेंगे, तो हमें 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर मिल जाएगा। और डाइन सेंटीमीटर यानी अर्ग होता है, अभी हमने देख लिया। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग हमें मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो अभी हमने क्या क्या देखा? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसीलिए वर्क डन का यूनिट क्या मिल जाएगा हमें? न्यूटन मीटर, जिसे जूल से भी हम बुला सकते हैं। और सीजीएस यूनिट डाइन है फोर्स का और सेंटीमीटर है डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क का सीजीएस यूनिट हमें मिल जाएगा डाइन सेंटीमीटर, जिसे हम अर्ग भी कह सकते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये रिलेशनशिप है जूल और अर्ग के बीच में, जो आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क। अभी जो वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किस तरीके से? चलिए देखते हैं। When the force and the displacement are in the same direction, the work done by the force is positive. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, तब हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो क्या है? पॉजिटिव है। अभी आपको एग्जांपल के तौर पे मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं किसी साइकिल को ढकेल रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, और वो साइकिल आगे मूव हो रही है, तो मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है, और जो साइकिल का मूवमेंट है, साइकिल की मोशन की जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, वो भी आगे की तरफ है। यानी मेरा फोर्स और साइकिल की डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। When the force and the displacement are in opposite direction, the work done by the force is negative. और जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, यानी कि उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तब हम बोल सकते हो कि जो वर्क डन हुआ वो निगेटिव है। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको किस तरीके से दे सकता हूं? अगर कोई मेरी तरफ बॉल फेंक रहा है और मैं कैच पकड़ रहा हूं, तो क्या होगा? जो बॉल की डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी तरफ है, लेकिन मैं जो बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तब मैं बोल सकता हूं कि जो वर्क डन है वो निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट है। When the applied force does not cause any displacement or when the force and the displacement are perpendicular to each other, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। क्या बोला गया है कि जब डिस्प्लेसमेंट ना हो किसी भी फोर्स की वजह से, तब हम बोल सकते हैं कि वर्क जीरो है, या फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तब भी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जीरो है। अब कौन सी केसेस है ऐसी? जब मैं किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सपोज मैं किसी दीवार को ढकेल रहा हूं, किसी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, उसे पुश कर रहा हूं, लेकिन दीवार हिल नहीं रही, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जो होगा मेरा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो हम बोल सकते हैं वर्क डन जीरो है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर होगी तब भी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जीरो है। अब एक कौन सा एग्जांपल बोल सकता हूं मैं आपको?
आप किसी भी पत्थर को अगर स्ट्रिंग टाई करके घुमा रहे हो गोल 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 गोल, तब उस पत्थर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी मोशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा वर्क डन है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है और उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पत्थर की जो है वो टेंजेंशियल है, यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ये होगा हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वर्क। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी आपको एक फिगर दिख रही होगी, फिगर ए, जिसमें एक टेबल है, उसके ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है, कप रखा हुआ है। सिंपल सी एक्टिविटी दी गई है आपको, कुछ नहीं, एक ग्लास लेना है, उसको टेबल के ऊपर रखना है, उसके नीचे से एक आपको होल बनाना है और उसमें से एक स्ट्रिंग डाल के, डोरी डाल के रखनी है और उस डोरी को गांठ बांधनी है अंदर से, ताकि वो डोरी उस ग्लास से निकल ना जाए। गांठ और जो नॉट है आपको इस तरीके से बांधनी है कि वो जो स्ट्रिंग है वो निकल ना जाए, और दोनों एंड को उस स्ट्रिंग के नट आपको टाई करने, नट बांध देने हैं। और जिस तरीके से कप टेबल के ऊपर रखा है उस तरीके से रखना है। आपको क्या देखने को मिलता है, जो कप है वो डिस्प्लेस होगा। कहाँ पे डिस्प्लेस होगा, सीधी सी बात है, नट नीचे गिरेगा तो कप की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, कप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नट का फोर्स है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से वो कप को भी अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन क्यों हो रहा है ये फोर्स, क्योंकि जो नट का वेट है, जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है और कप और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उससे कम है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी कि फोर्स ऑफ द नट इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी सेकंड फिगर दी गई है, यहाँ पे उसी तरीके से कप है, नट है, लेकिन अभी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है बीच में एक रूलर रख दी गई है। तब क्या होगा, अगर बीच में रूलर रख दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो मोशन स्टॉप हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रूलर फोर्स लगा रही है उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगी। अब ये थर्ड फिगर दी गई है, फिगर सी, उसमें दोनों तरफ से नट हैंग किए गए हैं। अब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि दोनों तरफ नीचे की, दोनों नट के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, उनका वेट, और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स है, तो इसलिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अभी अब क्या बोल सकते हैं, नट से जो वर्क डन हुआ फर्स्ट फिगर में वो कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन हम बोल सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही नट उस कप के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कप के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव। फिगर बी में रूलर फोर्स लगा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रूलर फोर्स लगा रही है, लेकिन जो कप की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है, तो जो वर्क डन होगा रूलर की तरफ से वो निगेटिव हम बोल सकते हैं। और थर्ड जो फिगर है उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो वर्क डन क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो अभी हमने देखा पॉजिटिव, निगेटिव और 0 वर्क डन, इसके बारे में, ये तीनों उसी के एग्जाम्पल है। अब चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। कब करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा तो ऑब्जेक्ट है, 20 kg मास है उसका, उसे 10 मीटर की हाइट पे लेके जाने के बाद को कितना वर्क डन हुआ है हमें कैलकुलेट करना है। और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें गिवन लिखना होता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, प्रॉब्लम में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है ये हम गिवन में लिखते हैं। हमें यहाँ पे मास है ऑब्जेक्ट का 20 kg, डिस्प्लेसमेंट हुई है 10 मीटर की, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलता है हमें, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू mg, मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g, हम f इक्वल टू m लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू g है तो इसलिए हम f इज इक्वल टू mg करेंगे। अभी यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 इंटू माइनस 9.8, मास की वैल्यू 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, लेकिन निगेटिव साइन क्यों लिया है साथ में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को डायरेक्शन होती है, और अगर उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी तो हमें एक्सेलरेशन निगेटिव लेना पड़ता है, तो इसलिए हम निगेटिव साइन लिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप लिख सकते हो निगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। F की वैल्यू हमें मिलती है -196 न्यूटन, माइनस साइन डायरेक्शन डिनोट करती है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें 196 मिला, और जो उसकी डायरेक्शन माइनस साइन से डिनोट होती है जो कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
तो फोर्स की वैल्यू -196 न्यूटन हमें मिल गई। यूनिट लिखना कभी मत भूलिए, यूनिट क्या है फोर्स का? न्यूटन। तो यूनिट याद से लिखा कीजिए। Therefore, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई, अभी हमें वर्क फाइंड करना है। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। तो -196 इंटू 10, फोर्स की वैल्यू -196 और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10। तो हमें वर्क कितना मिलता है? -1960 जूल, यानी -1960 जूल हमें मिला। वर्क का यूनिट जूल होता है, ऐसा यूनिट, तो वो लिखना मत भूलिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते समय अगर उसका यूनिट हो तो उसका यूनिट लिखना कभी भी मत भूलिए। तो हमें वर्क कितना मिला? -1960 जूल। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। Praveen has applied a force of 100 Newton on an object at an angle of 60 degree to the horizontal. The object gets displaced in the horizontal direction and 400 joule work is done. What is the displacement of the object? Cos 60 की वैल्यू 1/2 दी गई है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है? प्रवीण ने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन जो फोर्स की और हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन थी, जो एंगल था उन दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और फोर्स के बीच में, वो 60 डिग्री का था। द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुई, एंड 400 जूल वर्क इज डन, और जो टोटल वर्क हुआ वो 400 जूल का हुआ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। और cos थीटा की cos 60 की वैल्यू हमें दी गई है जो कि 1/2 है। अब चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन थीटा 60 डिग्री दिया गया है। थीटा का है क्या है? यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में ही है, और फोर्स और हॉरिजॉन्टल में 60 डिग्री का एंगल है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 60 डिग्री का एंगल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, फोर्स हमें 100 न्यूटन दिया गया है, वर्क डन कितना हुआ है? 400 जूल। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट यस। तो चलिए हमें पता है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी इसमें अगर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा W की वैल्यू 400, फोर्स की वैल्यू 100 इंटू यस हमें पता करना है, और कॉस थीटा कॉस 60, यहाँ पे थीटा 60 है इसलिए कॉस 60, जिसकी वैल्यू 1/2 हमें दी गई है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 400 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू यस मिल जाएगा। अगर इससे सॉल्व करेंगे तो यस की वैल्यू मिल जाएगी 4 इंटू 2, यानी यस की वैल्यू क्या मिलती है? 8। देयरफॉर यस इज इक्वल टू 8 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो यस इज इक्वल टू 8 मीटर हमें मिल गया जो कि डिस्प्लेसमेंट है। द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू 8 मीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 8 मीटर का हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।